हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना हेमाटोलॉजी का 9th चैप्टर करेंगे जो स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के ऊपर है। यानी जो हम ब्लड से स्मीयर बनाते हैं उसमें हमको क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे उसको स्टेन करना है, इन सब बारे में चैप्टर है। प्रैक्टिकल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर अच्छी यूनिवर्सिटी में इसका प्रैक्टिकल ज़रूर आपको कराया जाएगा और ये बहुत डिफिकल्ट भी होता है। इकलौता एक ऐसा प्रोसेस है जो एक बार में तो किसी का नहीं होगा। हर बार मेरे को भी इसमें बहुत सारी ट्राइज लगती थी और कई कई दिन तो ऐसा होता था कि बन ही नहीं पाता था। लेकिन अगर आपको सीरियस हो आप माइक्रोस्कोपी करने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप होता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाना। कुछ टाइम जब आप कंटिन्यू करोगे, इसको हफ्ते 10 दिन करोगे, फिर आपके हाथ का फ्लो ऐसा बन जाएगा कि एक बार में आप खींच दिया करोगे। लेकिन आपको डिस्करेज नहीं होना है, बस प्रैक्टिस करते रहनी है। और पढ़ाई का जो मेन की नोट है वो यही है कि आपको अगर कहीं प्रॉब्लम भी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि भाई ये डिफिकल्ट छोड़ के उसको हमने पीछे हट गए। आप उसको ट्राई करते रहिए और एक टाइम के बाद आप अमेज हो जाओगे कि आपका माइंड आपका साथ देगा और आप उस चीज़ को क्रैक कर लोगे। तो इसको देखते हैं। पेरिफेरल ब्लड फिल्म एक माइक्रोस्कोप स्लाइड होती है जिसमें एक पतला ब्लड का लेयर होता है। इस स्मीयर को स्टेन करके माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है। ये टेस्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और पैरासाइट्स के डायग्नोस करने में मदद करता है। देखिए, पहले जो सेल काउंटर्स थे वो इतने एडवांस नहीं थे। अब तो खैर ये सारे पैरामीटर्स 7 पार्ट सेल काउंटर ऑलरेडी बता देता है। तो हम लोग क्या करते थे कि पेरिफेरल स्मीयर बनाया, उसको माइक्रोस्कोप में लगाया और साथ में एक सेल काउंटर होता है जिसमें आप फीड करते जाते हो कॉलम बाय कॉलम की आरबीसी कितने शो हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसी कितने शो हो रहे हैं। तो पहले मैनुअली रिपोर्ट देते थे तो बड़ा डिफिकल्ट होता था। अब तो खैर चीज़ें ईजी हो गई हैं, लेकिन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाना आना चाहिए। अच्छा, स्टेनिंग कैसे होती है। स्मीयर बनाने के लिए फ्रेश या ईडीटीए ब्लड यूज होता है। मान लीजिए आप क्या करते हो कि आपने किसी का सैंपल लिया ईडीटीए पर्पल वाइल में, तो उसी में से थोड़े टाइम तक आप बना सकते हैं। इतनी जल्दी वो बेकार नहीं होता और उससे अच्छा स्टेन भी बन जाता है। इसमें हमने पढ़ा थे दो स्टेन, एक तो एल्कोहल ड्राइड थे पेपिनिकुलाव और एक था एयर ड्राइड रोमनॉस्की। तो सिंस हम इसको एयर ड्राइड करते हैं तो हम इसमें रोमनॉस्की स्टेन्स लेते हैं। रोमनॉस्की स्टेन्स एक ब्रॉड कैटेगरी है एयर ड्राइड वालों के लिए। इसमें आता है लीशमैन स्टेन, राइट स्टेन, गिम्सा स्टेन, जेनर स्टेन। और लीशमैन और राइट तो रूटीनली यूज होते हैं, मैं भी लीशमैन ही यूज करता हूँ और मैंने उसी पर ही प्रैक्टिस करी थी। आइडियली अब जो मानक बन गए हैं उस मानक के हिसाब से हमें एजोर बी और इयोसिन वाई, यानी एजोर बी हमारे बेसिक डाई होती है, ये डीएनए से बाइंड करती है, और इयोसिन वाई हमारी एसिडिक डाइन होती है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। तो इन दोनों को मिला के हमें स्टेन करना चाहिए। लेकिन एक तो ये बहुत टेक्निकल प्रोसेस होता है, दूसरा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। हर स्मीयर को अगर हम ऐसे करेंगे तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है, ये जो विदेशी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये वहाँ की कंडीशन के हिसाब से होते हैं। वहाँ लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं और वो पे भी करते हैं प्रीमियम सर्विस के लिए। यहाँ पे आदमी को हर चीज़ सस्ती चाहिए होती है, तो यहाँ पे लिशमन ही चलता है प्रैक्टिकली, और उससे भी आप अच्छी डायग्नोसिस बना सकते हैं। ठीक है। आरबीसीज जो होते हैं हमारे इस स्टेन में पिंक हो जाते हैं और न्यूक्लियाई हमारा पर्पल या ब्लैक हो जाता है, और डब्ल्यूबीसी अलग कलर आते हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन प्रेफर किया जाता है। और स्मीयर बनाने के प्रोसेस क्या है, स्लाइड पर 2-3 mm का ब्लड ड्रॉप लगाएं। एक बड़ी ड्रॉप होनी चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होनी चाहिए, ये उसका अंदाजा होता है। और स्प्रेडर हो या फिर आप एक और स्लाइड ले लीजिए, उसको कोने से पकड़िए और आपका एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री पर रख के आपको उसको इवनली आगे लाना है और उठा देना है। उठाने से क्या होगा कि वो टंग इम्प्रेशन उसका बन जाएगा, जैसे हमारी जीभ होती है उस टाइप का उसका शेप होगा। ये आप नीचे नोट्स में देख लेंगे। और उसके बाद उसको सूखने रख देना है। जनरली ये होता है कि एक बल्ब टाइप का अपरेटस होता है, उसके ऊपर हम रख देते हैं, उससे जल्दी सूख जाता है। नहीं तो आप एयर ड्राई करने भी रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें स्टेन के सोल्यूशन बनाने होते हैं। अगर हम राइट स्टेन बनाना चाहते हैं तो हमें डायग्राम पाउडर और डायग्राम मेथनॉल लेना है। मेथनॉल यहाँ पे फिक्सेशन का काम करेगा, यहाँ पे हम फॉर्मूले नहीं ले रहे हैं। और इस सोल्यूशन को हमको 4-5 दिन पहले से बना के रखना होता है, तब ये काम आ पाता है। दूसरा होता है गीमसा स्टेन। इसमें हमें सिर्फ 1 ग्राम पाउडर लेना है और 100 ml मेथनॉल लेना है। लेकिन इसका एक फिक्स टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक रखना है। उसके बाद फिल्टर कर लेना है तो हमारा गीमसा स्टेन आ जाएगा। अच्छा, स्टेनिंग प्रोसीजर देख लेते हैं राइट का। स्मीयर को रैक पर रखकर स्टेन से 2 मिनट फिक्स करना है। यानी कि आपने स्लाइड लिए, उस पर ये स्टेन डाला और 2 मिनट ही आपको रखना है।
2 मिनट के बाद आपको बफर वाटर डाल के बफर वाटर उस पर डालना है। इससे क्या होगा कि जो एक्सेस हमारी डाई है, जनरली देखिए जब आप स्मीयर करोगे और स्टेन करोगे तो आपको डाई ज़्यादा ही डालनी पड़ेगी उसमें, लेकिन होता क्या है उससे बहुत ज़्यादा ओवर ब्लू कलर आ जाता है। जब हम वाटर से उसको वॉश करते हैं तो हमारी पिंकिशनेस वापस आ जाती है उसमें। जब उसमें हल्की सी पिंकिशनेस आने लगे तो हम उसको ड्राई कर देना है दोबारा से। एयर ड्राई से ही काम चल जाएगा। इसके मेन जो प्रिकॉशन है वो यही है कि स्मीयर को आपको तुरंत फिक्स करना है, यानी जैसे ही वो ड्राई हो गया है, एयर ड्राई हो गया, उसके बाद तुरंत बाद आपको स्टेन कर देना है। दूसरा, स्टेन भी पूरा नहीं सूखना चाहिए। स्टेन 2 मिनट आइडली दे रखा है, लेकिन 3-4 मिनट भी आप रखते हो तो उसके बाद आपको स्टेन को वॉश कर देना है, नहीं तो ओवर स्टेनिंग आ जाएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये तो हमने स्टेन कर लिया, माइक्रोस्कोप पे नीचे लगा दिया। अब हमें जो सेल्स दिख रहे हैं वो कैसे होने चाहिए। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है जिसके सेल्स हमको दिखते हैं, और ये एबनॉर्मेलिटीज है सारी, यानी ये आपको याद हो गई तो आपका प्रैक्टिकल लेवल पे भी बहुत सारा काम हो जाएगा। जैसे हमारा एनिसोसाइटोसिस है, ये सेल हमें तब दिखता है जब साइज में बहुत वेरिएशन हो, जैसे माइक्रोसाइट यानी सेल छोटा हो गया, मैक्रोसाइट यानी सेल बड़ा हो गया, फिर हमारा हो गया पॉइकिलोसाइटोसिस। ये तब होता है जब शेप में बहुत वेरिएशन हो। अभी ऊपर हमने साइज देखा था, जैसे थैलेसीमिया का डिजीज हो गया या हेमोलाइटिक अनीमिया हो गया। फिर मैक्रोसाइट्स हमें कब दिखेंगे, मैक्रोसाइट्स हमको तब दिखते हैं जब आरबीसी लार्ज हो गए, और ये होता है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, यानी कि सेल्स का साइज बहुत बढ़ गया है, या फिर किसी लिवर डिजीज में। माइक्रोसाइट्स हम दिखेंगे जब आरबीसी स्मॉल हैं, और आरबीसी स्मॉल कब होती है, जब आयरन उसमें कम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या थैलेसीमिया हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर। अब हो गया हाइपोक्रोमिया। हाइपोक्रोमिया क्या होता है, हाइपो मैंने आपको हमेशा बताया, हाइपो का मतलब होता है कम, क्रोमिया का मतलब हो गया कलर, यानी कि जो हमारा रेडिश पिंकिश कलर हमको दिखना है हीमोग्लोबिन का वो कम है, और सेंट्रल पेलोड ज़्यादा है, यानी पीलापन ज़्यादा है। और ये हमको कब दिखाई देगा, जब आयरन डेफिशिएंसी हो या सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो। नेक्स्ट हमारा पॉलीक्रोमेशिया। पॉलीक्रोमेशिया, पॉली का मतलब होता है बहुत, तो बहुत सारे सेल्स हमको कब दिखाई देते हैं, मतलब सॉरी बहुत सारे कलर हमको कब दिखाई देते हैं, जब सेल्स में रेडिश के अलावा और भी कलर आ गए हो। जैसे पेल ब्लू कलर हो गया, पेल ब्लू कलर होता है रेटिकुलोसाइट्स की वजह से, और ये हीमोलाइटिक अनीमिया में होता है, यानी सेल जो आपस में टूटते हैं उनकी वजह से होता है। टारगेट सेल्स हमारे कौन से होते हैं, टारगेट सेल्स हमको दिखाई देते हैं बुलसाई अपीयरेंस पे। ठीक है, स्पेरोसाइट्स जो होते हैं वो राउंड आरबीसी होते हैं, और उसमें कोई सेंट्रल पेलर नहीं होता, यानी केवल लाल 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 दिखाई देगा। एग्लूटिनेशन कब होता है, जब आरबीसी की क्लंपिंग हो, और ये होता है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया में। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट बॉडीज और होती हैं, जैसे होवेल जॉली बॉडी, ये केवल तब दिखाई देंगी जब न्यूक्लियर रेमिनेंट हो आफ्टर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। थैंक यू।